42.3 गीगाबाइट। जरा सोचिए, हर महीने एक अकेला यूजर इतना डेटा इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई छोटी मोटी फाइल का साइज नहीं है, ये रिलायंस जियो के एक एवरेज सब्सक्राइबर की हर महीने की डेटा खपत है। सच में ये चौंकाने वाला नंबर भारत के टेलीकॉम लैंडस्केप की विशालता और इंटरनेट को लेकर हमारी भूख को बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के 3 सबसे बड़े टेलीकॉम दिग्गजों एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया के हाल ही में आए Q4 FY26 के ऑपरेशनल मैट्रिक्स का डिटेल में विश्लेषण करेंगे। सीधे सोर्स मटेरियल के ठोस नंबर्स के जरिए हम ये समझेंगे कि इस पूरे सेक्टर में असल में क्या चल रहा है। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम इंडिया के टेलीकॉम बूम पर नजर डालेंगे, ARPU के दिलचस्प अखाड़े को समझेंगे, ये देखेंगे कि आखिर सबसे ज्यादा डेटा कौन खर्च कर रहा है, वोडाफोन आइडिया के टर्न अराउंड को डिकोड करेंगे और अंत में जानेंगे कि बेसिक कनेक्टिविटी के आगे का रास्ता क्या है। सेक्शन 1, इंडिया टेलीकॉम बूम और 5G एक्सपेंशन का दौर। इस पूरे मार्केट की ग्रोथ को समझने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश डी अंबानी का ये स्टेटमेंट एकदम सटीक है। उनका कहना है कि 19% की ये जो मजबूत फुल ईयर EBITDA ग्रोथ है वो सिर्फ मोबाइल सर्विसेज से नहीं आ रही है, बल्कि होम ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज सर्विसेज के तेजी से बढ़ने का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। यानी फोकस अब सिर्फ मोबाइल पर नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को कनेक्ट करने पर है। सेक्शन 2, द ARPU बैटलफील्ड, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की रेस। अब अगर हम इन नंबर्स पर गौर करें तो ये स्लाइड बहुत कुछ साफ कर देती है। एयरटेल 257 रुपीस के ARPU के साथ सबसे आगे है, जियो 214 रुपीस पर है और वोडाफोन आइडिया 190 रुपए पर। ये एकदम क्लियर है कि एयरटेल यहाँ लीड कर रहा है, लेकिन साथ ही वोडाफोन आइडिया भी साल दर साल काफी महत्वपूर्ण सुधार दिखा रहा है। एयरटेल के इस शानदार ARPU के पीछे की असल कहानी क्या है? एयरटेल के गोपाल विठल के स्टेटमेंट से हमें उनकी स्ट्रेटजी समझ आती है। उन्होंने 5.8 मिलियन स्मार्टफोन कस्टमर्स और करीब 0.8 मिलियन पोस्टपेड कस्टमर्स जुड़े हैं। यानी उनका पूरा फोकस क्वालिटी कस्टमर्स और पोर्टफोलियो प्रीमियमाइजेशन पर है, जो उन्हें इस इंडस्ट्री में टॉप पर रखे हुए है। सेक्शन 3, हु कंज्यूम्स मोर डेटा, गीगाबाइट की रेस। अब रेवेन्यू से हटकर जरा डेटा वॉल्यूम की बात करते हैं। ये चार्ट सच में कमाल का है। जियो का विशाल आंकड़ा 42.3 GB प्रति महीने का है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये लगभग 1.41 GB रोजाना है। वहीं एयरटेल 30.4 GB के साथ दूसरे और वोडाफोन आइडिया 20.2 GB के साथ तीसरे नंबर पर है। ये साफ दिखाता है कि जियो के नेटवर्क पर यूजर्स का एंगेजमेंट कितना गहरा है। और इसी भारी भरकम डेटा खपत से जुड़ा एक और माइंड ब्लोइंग नंबर है 55%। जियो के टोटल वायरलेस ट्रैफिक का पूरे 55% हिस्सा अब सीधे उनके तेजी से फैलते 5G नेटवर्क पर चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। सेक्शन 4, वोडाफोन आइडियाज टर्न अराउंड, स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ। इंडस्ट्री के बड़े बेंचमार्क्स के बाद अब जरा वोडाफोन आइडिया की रिकवरी स्टोरी पर फोकस करते हैं। ये काफी दिलचस्प है क्योंकि फरवरी 2026 के बाद से उनके मंथली सब्सक्राइबर एडिशंस पॉजिटिव हो गए हैं और उनका कस्टमर बेस 192.8 मिलियन पर स्थिर हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी 4G कवरेज का दायरा बढ़ाया है और 80 से ज्यादा शहरों में 5G रोल आउट कर दिया है। अगर हम सीधे सीधे फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ 11,332 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 4,889 करोड़ रुपए का EBITDA देखने को मिलता है। लेकिन सबसे अहम बात, उनका बैंक डेट कम होकर सिर्फ 726 करोड़ रुपए रह गया है। और इस टर्न अराउंड में आदित्य बिरला ग्रुप के $500 मिलियन के इक्विटी इन्फ्यूजन कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। इन ठोस फाइनेंशियल आंकड़ों को वोडाफोन आइडिया के CEO अभिजीत किशोर के इस बयान से एक और बेहतर पर्सपेक्टिव मिलता है। वो कहते हैं कि Q4 FY26 एक डिसाइसिव स्टेप है क्योंकि उनके सभी 7 प्रमुख मापदंडों में लगातार सुधार हो रहा है। मतलब नेटवर्क में किए गए निवेश का असर अब सच में जमीन पर दिख रहा है। सेक्शन 5, बियॉन्ड बेसिक कनेक्टिविटी, डिजिटल इकोसिस्टम्स और AI। तो अब ये कहानी सिर्फ वॉइस कॉल और बेसिक इंटरनेट डेटा तक सीमित नहीं है। अगर हम इस प्रोग्रेशन को देखें तो शुरुआत वॉइस और ब्रॉडबैंड कवरेज से हुई, फिर ओवर द टॉप यानी OTT कंटेंट का बंडलिंग शुरू हुआ और अब हम तीसरे और सबसे एडवांस फेज में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन।
वोडाफोन आइडिया का इकोसिस्टम इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक तरफ VI मूवीज और टीवी पर 20 से ज्यादा OTT एप्स बंडल किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके AI पावर्ड VI प्रोटेक्ट ने 2 बिलियन स्पैम कॉल और SMS ब्लॉक किए हैं। ऊपर से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये सब दिखाता है कि कैसे ये टेलीकॉम कंपनियां हमारे एंटरटेनमेंट और सिक्योरिटी दोनों का एक अहम हिस्सा बन रही हैं। सेक्शन 6, द रोड अहेड, इंटेलिजेंस एरा की तैयारी। फ्यूचर की बात करें तो रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश एम अंबानी का ये कोट इंडस्ट्री के असली एंड गेम को सामने रखता है। उन्होंने कहा है कि वो खुद को इंटेलिजेंस एरा के डिजिटल गेटवे के रूप में पोजीशन कर रहे हैं। मतलब साफ है, अब लड़ाई सिर्फ इंटरनेट देने की नहीं है, बल्कि भारत के घर घर और बिजनेसेस तक AI सर्विसेज पहुंचाने का प्राइमरी गेटवे बनने की है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है, जैसे जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री सिर्फ बैंडविड्थ देने से आगे बढ़कर AI को डेमोक्रेटाइज करने की तरफ बढ़ रही है, तो एयरटेल, जियो और VI के ये विशाल डेटा नेटवर्क्स आने वाले कल में हमारी डेली लाइफ को कैसे बदलेंगे, इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि असल कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन की तो बस अभी शुरुआत हुई है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम वोडाफोन आइडिया की हालिया कॉर्पोरेट रिपोर्ट के भारी भरकम डेटा को डीकोड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उनके डिजिटल कंज्यूमर ऐप से और फिर गहराई में जाकर बात करेंगे उनकी जमीनी वित्तीय सच्चाइयों यानी फाइनेंशियल रियलिटीज के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद दिलचस्प VI मैस्कॉट से। ये शानदार इमेज इस ब्रांड की विशाल पहुंच और उसके इंटरकनेक्टेड फाउंडेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेट करती है। ये सिर्फ एक टावर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों को जोड़ने वाले एक बेहद मजबूत नेटवर्क का प्रतीक है। इस पूरे स्केल को अच्छे से समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर में 5 हिस्सों पर बात करेंगे: VI पार्टनरशिप, डिजिटल इकोसिस्टम, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम पोर्टफोलियो और आखिर में Q4 का फाइनेंशियल स्नैपशॉट। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द VI पार्टनरशिप अ टेलीकॉम जायंट्स फाउंडेशन। आपको याद ही होगा 2018 में वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर का एक ऐतिहासिक मर्जर हुआ था। इस कदम ने ग्लोबल पावर हाउस वोडाफोन और भारत के आदित्य बिरला ग्रुप को एक साथ ला खड़ा किया और आज ये एक ऐसी यूनिफाइड फोर्स बन चुकी है जो भारत के 22 सर्विस एरियाज में अपनी निर्बाध सेवाएं दे रही है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 192.8 मिलियन यानी करीब 19 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। मार्च 2026 तक का ये विशाल आंकड़ा दिखाता है कि इस कंपनी के कंज्यूमर बेस का स्केल असल में कितना बड़ा है। इतनी बड़ी आबादी को रोजाना कनेक्टेड रखना सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, बिल्डिंग अ डिजिटल इकोसिस्टम बियॉन्ड द पाइप। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी अब सिर्फ कॉलिंग या डेटा देने वाला एक माध्यम नहीं रह गई है, ये एक पूरा का पूरा डिजिटल डेस्टिनेशन बन चुकी है। VI मूवीज एंड टीवी पर 20 से ज्यादा OTT और माइक्रो ड्रामा है। VI फाइनेंस के जरिए पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं। इसके अलावा AI पावर्ड एडटेक प्लेटफॉर्म है और गेमिंग से लेकर VI शॉप तक सब कुछ एक ही जगह मौजूद है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक ट्रेडिशनल यूटिलिटी प्रोवाइडर अब पूरी तरह से एक डिजिटल लाइफस्टाइल इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जिसमें UPI ऑटो पे जैसे शानदार आधुनिक फीचर्स भी इंटीग्रेट किए गए हैं। और हाँ, सिर्फ एप्स ही नहीं, ब्रांड से जुड़ाव यानी ब्रांड एफिनिटी को भी बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से बढ़ाया जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बेहतरीन पार्टनरशिप और इंटरैक्टिव VI 5G फैन फेस्ट जैसे इनिशिएटिव्स इसका एक शानदार उदाहरण है, जिनसे ब्रांड सैलियंस में भारी इजाफा हुआ है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, पावरिंग एंटरप्राइज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, द इनविजिबल बैकबोन। 3,50,000 किलोमीटर, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतनी लंबी ऑप्टिकल फाइबर से पृथ्वी के कई चक्कर लगाए जा सकते हैं। ये एक ऐसा विशाल फिजिकल वेब है जो पूरे देश में 2,07,000 से ज्यादा यूनिक लोकेशंस को आपस में जोड़ता है। इस विशाल फिजिकल फाइबर नेटवर्क के ऊपर VI बिजनेस बड़े बड़े एंटरप्राइज सॉल्यूशंस भी डिप्लॉय कर रहा है। एंटरप्राइज के लिए 1.3 टेराबिट्स प्रति सेकंड की एक्स्ट्रा नेटवर्क कैपेसिटी जोड़ी गई है। इसके साथ ही जूनिपर नेटवर्क्स जैसी कंपनियों के साथ अहम करार हुए हैं और बैंकिंग से लेकर सरकारी सेक्टर में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए गए हैं।
अब इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रखना भी तो जरूरी है, राइट? इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक तिमाही में ही VI प्रोटेक्ट ने 2 अरब से ज्यादा संदिग्ध स्पैम कॉल्स और मैसेजेस को ब्लॉक किया है। बिल्कुल सही सुना आपने, 2 अरब। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, द स्पेक्ट्रम आर्सेनल, डिजिटल रियल एस्टेट। रिपोर्ट में लिबरलाइज्ड स्पेक्ट्रम पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की बेहद फ्लेक्सिबल डिजिटल रियल एस्टेट है। मतलब इसे भविष्य की किसी भी नई तकनीक के हिसाब से ढाला जा सकता है, फिर चाहे वो 5G नेटवर्क ही क्यों न हो। अब अगर नंबर्स की बात करें तो कुल मिलाकर 8012.8 मेगाहर्ट्ज का ये लिबरलाइज्ड स्पेक्ट्रम मौजूद है। ये सच में एक बहुत ही भारी वॉल्यूम है, जिसे कंपनी के प्रायोरिटी सर्कल्स में बड़ी ही समझदारी और रणनीतिक तरीके से पोजीशन किया गया है। और यहाँ कंपनी के भीतर ग्रोथ का एक बहुत बड़ा मौका साफ दिखाई देता है। जहाँ 67% यूजर्स 4G और 5G इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं 33% यूजर्स अभी भी सिर्फ वॉइस ओनली सर्विस पर हैं। सोचें, जब इन वॉइस यूजर्स को नए और शक्तिशाली डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपग्रेड किया जाएगा तो ये भविष्य की कितनी बड़ी संभावना होगी। और अंत में सेक्शन 5, Q4 फाइनेंशियल स्नैपशॉट, द बॉटम लाइन। अगर हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी को देखें, जिसे एबिडा मार्जिन भी कहते हैं, तो इन तिमाहियों में एक बहुत ही क्लियर और स्टेबल ग्रोथ दिख रही है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ Q4 FY26 में 43.1% तक पहुंच गया है। यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट में देखने को मिलता है। देखिए, रेवेन्यू तो लगभग स्थिर रहा, लेकिन Q4 में एक बहुत बड़े एक्सेप्शनल आइटम की वजह से एक जबरदस्त पॉजिटिव स्विंग आया और कंपनी सीधे भारी मुनाफे में आ गई। अगर हम उन एक्सेप्शनल आइटम्स को एक तरफ रख दें और सिर्फ कोर ऑपरेशन से आने वाले कैश जनरेशन को देखें, तो वो भी काफी सॉलिड साबित हुआ है। कैश एबिडा मार्जिन लगातार बढ़ा है और Q4 FY26 में इसने 21.5% के आंकड़े को छू लिया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी है। 8000 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा लिबरलाइज्ड स्पेक्ट्रम जैसी डिजिटल रियल एस्टेट का खजाना और लगातार बढ़ता हुआ एंटरप्राइज और डिजिटल इकोसिस्टम। ऐसे में ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि ये मजबूत फाउंडेशन आने वाले दशक में भारत की कनेक्टिविटी को कैसे नया आकार देगा। क्या ये डिजिटल इकोसिस्टम हमारे कम्युनिकेट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगा? ये यकीनन सोचने वाली बात है, जो भविष्य की अपार संभावनाओं की ओर इशारा करती है।